हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं थ्रेड क्लास की मेथड्स के बारे में, थ्रेड क्लास के बारे में। इसके पहले हमने देखा हुआ कि थ्रेड क्या होता है, फिर हमने देखा था थ्रेड्स को क्रिएट कैसे करते हैं, थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में हमने देखा था। अब आज हम देखते हैं कि थ्रेड क्लास जो है उसमें कौन सी मेथड्स होती हैं, उसके कंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली थ्रेड का यूज़ हम तभी करेंगे जब आपको मल्टी थ्रेडिंग करनी होगी। सिंगल थ्रेड का तो कोई यूज़ ही नहीं है ना। जैसे अपना मेन जो प्रोग्राम होता है वो भी अपने आप में एक थ्रेड है, ठीक है। तो वो तो अपन हमेशा से यूज़ करते ही आ रहे हैं। उसका यूज़ तब है जब आप मल्टीपल थ्रेड यूज़ करें या मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करें। तो मल्टी थ्रेडिंग करने से आपका काम आसान हो जाता है, स्पीड भी मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि किसी एक प्रोसेस क्रिएट करना है और फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस क्रिएट करना है, तो उसमें टाइम लगेगा, या एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच होने में भी टाइम लगता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो वो टाइम जो है थ्रेड की हम बात करते हैं कि यदि एक प्रोसेस के अंदर कई सारे थ्रेड्स हैं तो उनको यदि आपस में स्विच करना हो तो वो फास्ट होता है ना। और वेरिएबल्स भी कम उसमें यूज़ होते हैं और शेयर्ड मेमोरी होती है, तो वहाँ पे क्या स्पीड से काम होता है, फास्ट होता है। तो अपन प्रेफर करते हैं मल्टी थ्रेडिंग को। वो भी ऐसा नहीं कि अपन हर जगह यूज़ कर सकते हैं, वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके रिलेटेड टास्क हो, है ना। जैसे कि सेम चीज़ पे काम कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको सर्वर्स का, कि कोई सर्वर है तो जब कोई क्लाइंट उस पर एक्सेस करता है तो अलग से एक थ्रेड क्रिएट होता है, उसको जनरेट करता है थ्रेड को और उसको हैंडल करता है अगले क्लाइंट को। तो रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल आपका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यदि आप यूज़ कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं और आप उसमें कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आप टाइप कर रहे हैं तो टाइप करना एक अलग थ्रेड का काम है, उसका ग्रामर या स्पेल चेक करना अलग थ्रेड का काम है। प्रोसेस आपकी वही है बट उसके अंदर कई सारे थ्रेड चल रहे होते हैं, तो इसे हम मल्टी थ्रेडिंग बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं आज का अपना टॉपिक कि कौन सी मेथड्स होती है अपनी थ्रेड क्लास के बारे में। हमने देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि थ्रेड कैसे क्रिएट होते हैं। तो अपन ने देखा था कि यूजिंग थ्रेड क्लास, अपन उसको यदि एक्सटेंड करते हैं थ्रेड क्लास को, तो अपन रन मेथड उसमें लिखते हैं, फिर स्टार्ट को कॉल करते हैं, या रनेबल को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही जो थ्रेड क्लास थी, हम उसकी ही आज बात करने वाले हैं। तो थ्रेड क्लास प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स टू क्रिएट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ थ्रेड, ठीक है। तो थ्रेड क्लास जो होती है वो भी ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है और रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखो, कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या थ्रेड क्लास रनेबल को इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं करती है, या ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करती है कि नहीं करती है। तो यस, है ना। तो आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थ्रेड क्लास मेथड्स एंड व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि थ्रेड क्लास का डिक्लेरेशन कैसा है या कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो जावा के अंदर लैंग पैकेज के अंदर ये आपकी थ्रेड क्लास होती है, ठीक है। ये थ्रेड क्लास है, ये इस तरह से डिक्लेयर है, पब्लिक क्लास थ्रेड, ठीक है, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। जो मैंने अभी बताया ना आपको लास्ट स्लाइड में, कि थ्रेड क्लास जो है ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, यानी कि इनहेरिट करती है इसको। वो तो सभी क्लास करते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को। और इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ये है ध्यान रखने वाली बात कि रनेबल को ये इम्प्लीमेंट करती है थ्रेड क्लास। क्योंकि मैंने आपको बताई थी दो मेथड या दो तरीके किसी थ्रेड को क्रिएट करने की। एक था डायरेक्टली आप थ्रेड क्लास को ही एक्सटेंड कर लो, दूसरा था कि रनेबल को इम्प्लीमेंट कर दो। यदि आप रनेबल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और थ्रेड को ही डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो थ्रेड रनेबल को कर रही है इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो उसकी मेथड है वो थ्रेड में ओवरराइट की जाएगी, रन मेथड। तो ये चीज़ थी। अब हम बात करते हैं कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्टर्स ऑफ थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास में कई सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हैं, ये जो चार मैंने दिखाए हैं यहाँ पर, इसके अलावा भी हैं कंस्ट्रक्टर, पर अपन इनकी बात ना करके बस जो मेन जो आपके काम के हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। थ्रेड विदाउट पैरामीटर, फिर थ्रेड कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर है नेम, फिर एक और कंस्ट्रक्टर जिसमें एक पैरामीटर रनेबल का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर एक और जिसमें दोनों हैं, रनेबल का ऑब्जेक्ट और नेम। यानी कि जब आप कोई क्लास बनाते हैं, सॉरी, जब आप कोई थ्रेड क्रिएट करते हैं तो आप थ्रेड क्रिएट करने के लिए या तो उस थ्रेड का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, पैरामीटर में। तो
नाम से आपका थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि नाम सेट हो जाएगा आपके थ्रेड का। या फिर यदि आप रनेबल के ऑब्जेक्ट को इसमें अपन पास कर रहे हैं, जैसे ये आपने बताया, जैसे मैंने बताया था सेकेंड जो मेथड थी आपकी थ्रेड क्रिएट करने की रनेबल इंटरफेस से, तो उसमें अपन क्या कर रहे थे, रनेबल का एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे रनेबल इंटरफेस का, फिर उस ऑब्जेक्ट को अपन थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त पास कर रहे थे। तो ये वही चीज़ है जिस जो अपन ने यूज़ किया है, तो अपन ने ये दोनों यूज़ कर लिए हैं, ठीक है ना। और एक और क्या है जिसमें हम दोनों पास कर सकते हैं, रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट भी हमने यहाँ पास कर दिया और उसका नेम भी पास कर दिया। तो इस तरह से भी आप अपने थ्रेड को बना सकते हैं। तो जब भी अपन कोई थ्रेड बनाते हैं यानी कि उसका कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, थ्रेड बनाना मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर इस तरह से अपन कॉल कर सकते हैं, या तो अपन कोई पैरामीटर पास ना करें, या उसका नेम पास कर दें थ्रेड का, या रनेबल क्लास रनेबल इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है वो अपन यहाँ पास कर सकते हैं थ्रेड के लिए। ये दोनों चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं थ्रेड क्लास की मेथड्स के बारे में। कई सारी मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब मेन ही अपन यहाँ कवर करेंगे, कुछ और हैं जो आप अपने आप से उसको सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक मेथड की मैं बात करता हूँ, करंट मेथड, ठीक है ना। तो ये थ्रेड क्लास की मेथड है जिसका नाम है करंट थ्रेड। अब ये क्या करती है, ये इसका काम देख लेते हैं और क्या उसका सिंटेक्स है, ठीक है। तो उस चीज़ हम देखते चलेंगे कैसा उसका सिंटेक्स और क्या उसका यूज़ है। तो सिंटेक्स क्या है आपका, पब्लिक स्टैटिक थ्रेड करंट थ्रेड, यानी कि करंट थ्रेड जो मेथड है वो रिटर्न करेगी थ्रेड, ठीक है। और है कैसी, वो स्टैटिक मेथड, यानी कि है कहाँ पर वो जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड। ये तो हमेशा कॉमन रहेगा कि थ्रेड क्लास की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो थ्रेड क्लास के अंदर ये आपकी मेथड है करंट थ्रेड। ये रिटर्न करती है क्या, रेफरेंस टू द करेंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ऑब्जेक्ट। यानी कि मान लो कि मल्टीपल थ्रेड्स आपके एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हो, आपको पता करना कि कौन सा थ्रेड अभी आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है, या किसी थ्रेड के बारे में आपको पता करना है। तो आप उस ऑब्जेक्ट पे यदि या क्लास को वो करेंट थ्रेड कॉल करेंगे, ठीक है ना, तो आपको उसके बारे में चल जाएगा पता। आप मतलब उसको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। और फिर यदि आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम चाहिए है तो गेट नेम कर सकते हैं, आपको उसकी आईडी चाहिए तो अपन उसका सेट आई गेट आईडी कर सकते हैं। मान लो हमको उसका आईडी सेट भी करनी है तो भी हम उसको सेट नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो करेंट थ्रेड से हमको पता चलेगा कि कौन सा थ्रेड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमको यदि ये मेथड कॉल करनी है तो क्या मिलेगा हमको, इट रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द करेंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ऑब्जेक्ट। ये उसका सिंटेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आती है रन, जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। रन मेथड भी अभी किसकी है, थ्रेड क्लास की ही है। क्यों, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हो रही है थ्रेड क्लास में, ठीक है ना। वॉइड रन यहाँ पे है, ये उसका सिंटेक्स है, पब्लिक वॉइड रन, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है ना। इसमें हो क्या रहा है कि जब भी कोई रनेबल का ऑब्जेक्ट बनता है जब भी थ्रेड में अपन स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो स्टार्ट मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली इस रन मेथड को कॉल करती है, और इस मेथड को कॉल करने से ही आपका जो थ्रेड है वो रनिंग स्टेट में जा या रनिंग या रनेबल स्टेट में पहुंचता है, ठीक है। रनेबल के बाद रनिंग में जाना वो जेवीएम पे डिपेंड करेगा, यानी कि आपके थ्रेड को स्टार्ट करने का काम रन का है, और रन जो है कौन कॉल करेगा, आपकी स्टार्ट मेथड। तो अपन स्टार्ट को कॉल करेंगे और स्टार्ट ऑटोमेटिकली रन को कॉल करेगा, ठीक है ना। If this thread was constructed using a separate runnable object, then that runnable object's run method is called, ठीक है ना। यदि आप डायरेक्टली इसको कॉल करते हैं तो फिर ये थ्रेडिंग जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ये रन मेथड तभी काम आएगी जब आप स्टार्ट के थ्रू उसको कॉल करेंगे। आप डायरेक्टली रन को कॉल करेंगे तो फिर वहां पे मल्टी थ्रेडिंग नहीं हो पाएगी, वहां पे एक सिंपल नॉर्मल फंक्शन की तरह ये काम करेगा रन मेथड, ठीक है ना। फिर आती है आपकी स्टार्ट मेथड, वही जो भी बताया मैंने, ठीक है। दिस मेथड कॉज द थ्रेड टू बिगिन एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। जब भी ये कॉल होता है तो इसका मतलब ही ये है कि आप थ्रेड को स्टार्ट करो, तो ये ऑटोमेटिकली रन को कॉल कर देगा। इसका सिंटेक्स आपका यही है, पब्लिक वॉइड स्टार्ट। हाँ, अब इसको जब लिखते हैं तो ये क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसलिए हमको ये लिखना होता है ट्राई कैच के अंदर, ठीक है। या
एक्सेप्शन को हम अभी अगले क्लास में देखेंगे अपन के कि क्या होता है एक्सेप्शन। अभी आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। आप बस इतना समझ लो कि जब भी एक्सेप्शन की बात आती है, इसका मतलब ये है कि यदि आप ये मेथड को कॉल करेंगे तो हो सकता है कुछ एरर आ सकती है। तो उस एरर को, जो हो सकती हैं आ सकती हैं, अपन उसको क्या करते हैं, पहले से ही हैंडल करते हैं, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये थ्रोज लिखा होता है। तो ये चीज तभी आएगी जब एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है, या कोई एरर हो सकती है, तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हम देखेंगे अगले क्लास में अपनी, ठीक है। फिर एक मेथड है गेट नेम, ठीक है। थ्रेड के अंदर गेट नेम मेथड ये क्या करती है, किसी थ्रेड का नेम हमको रिटर्न करती है। इसका सिंटेक्स क्या है, फाइनल स्ट्रिंग गेट नेम। यानी कि गेट नेम का मतलब ये है कि जैसे कोई थ्रेड है, मुझे उसका नाम पता करना कि क्या नाम है। यदि होगा नाम तो उसका नाम आएगा, अदरवाइज जो भी कंपाइलर या जो जेवीएम जो है उसको दे देगा नाम, वो हमको मिल जाएगा। आप चाहे तो अपना नाम सेट भी कर सकते हैं। जो अगली हमारी मेथड है सेट नेम है, इसमें क्या कर सकते हैं अपन लोग, किसी थ्रेड का नाम सेट कर सकते हैं। जो नाम सेट किया वो पता करना तो अपन गेट नेम से पता भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट चेंजेस द नेम ऑफ दिस थ्रेड टू बी इक्वल टू द आर्गुमेंट नेम। यानी कि जैसी सेट नेम है तो उसको अपन आर्गुमेंट देंगे ना, स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट। तो जो अपन ने नेम में दिया है यहाँ पे, वही नाम आपके थ्रेड का हो जाएगा। अदरवाइज जो जेवीएम ऑटोमेटिकली जो नाम देता है, तो वो नाम मिलेगा गेट नेम में। इसको चेंज करना तो अपन सेट नेम से ये नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पैरामीटर है नेम है, जो कि क्या बताएगा आपका नया नाम क्या होगा उस थ्रेड का। ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है, सिक्योरिटी एक्सेप्शन। हो सकता है कि उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो वो आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये एरर्स होती हैं जो कि आ सकती हैं, तो उनको अपन पहले से ही अवॉइड करने के लिए उनको अपन हैंडल करते हैं कोड के थ्रू। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू अपन करते हैं, ठीक है। तो गेट नेम से अपन वही जो सेट नेम है वो भी अपन को मिल सकता है, जो भी उसका नाम है। या अपन ने सेट ना किया तो जो कंपाइलर द्वारा जो नाम रखा गया होगा वो हमको नाम यहाँ मिल जाएगा। तो गेट नेम में हमको नेम मिल जाएगा, सेट नेम में हम नेम सेट कर सकते हैं। फिर आता है गेट आईडी। इसका मतलब आइडेंटिफायर जो होता है वो हमको मिल सकता है। हर एक थ्रेड की एक आईडी होती है, थ्रेड आईडी, ठीक है। तो यदि हम ये मेथड कॉल करते हैं गेट आईडी, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, उसका थ्रेड की आईडी मिल जाएगी। तो इसका सिंटेक्स क्या है, पब्लिक लॉन्ग गेट आईडी। अब सिंटेक्स का मतलब ये है कि देखो कुछ चीज रिटर्न कर रहा होगा। ये देखो लॉन्ग लिखा हुआ, मतलब गेट आईडी करेंगे तो अपन को मिलेगा कुछ कुछ ना कुछ मिलेगा, आईडी नंबर मिलेगा। तो कैसा होगा, वो लॉन्ग टाइप का होगा। गेट नेम करेंगे तो नेम मिलेगा, तो नेम कैसा होगा, हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसलिए जो ये जो सिंटेक्स होता है, इसलिए दिखा रहा हूं मैं कि क्या इसका सिंटेक्स है। ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ये फाइनल टाइप की मेथड है, ये पब्लिक मेथड है, ठीक है ना। ऐसे आइडेंटिफायर भी हमको रिटर्न करेगा, सेट नेम। एक मेथड आती है इज अलाइव। इसका मतलब ये है कि अपन को पता करना कि कोई थ्रेड अभी अलाइव है कि नहीं। जैसे मान लो कोई थ्रेड वेटिंग स्टेट में बहुत देर से है, अपन को पता करना क्या ये वेटिंग में है कि डेड हो चुका है, क्या है इसकी, क्या मतलब स्टेटस है। तो अपन उसको इस फंक्शन से, इस मेथड से पता कर सकते हैं, थ्रेड डॉट इज अलाइव। ये मेथड है थ्रेड की इज अलाइव। तो ये चेक करता है कि कोई थ्रेड अलाइव है या नहीं। तो इसका क्या है सिंटेक्स, पब्लिक फाइनल बूलियन। देखो इसका जो रिटर्न टाइप है कैसा, बूलियन, यानी कि ये बताएगा ट्रू और फॉल्स। यानी कि या तो ट्रू है यानी कि अलाइव है, या फॉल्स मतलब अलाइव नहीं है, है ना। तो ट्रू इफ दिस थ्रेड इज अलाइव, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट मेथड है हमारी गेट प्रायोरिटी। अब ये जो प्रायोरिटी, हम इसको एक किसी आगे चल के क्लास में हम एक आध लेक्चर देखेंगे जिसमें एक एग्जांपल लेंगे, है ना। और हम प्रायोरिटी के बारे में आपको बताएंगे कि प्रायोरिटी को कैसे सेट करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप ये जानो कि मान लो आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है ना। आपकी आपके प्रोग्राम में आपके कई सारे थ्रेड्स हैं, और उन थ्रेड्स को आप चाहते हैं कि उनमें से कोई थ्रेड जो है वो हाई प्रायोरिटी का रहे, वो हमारा एग्जीक्यूट हो ही हो, है ना। तो आप चाहें तो उसकी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। अदरवाइज जेवीएम जो है सबको एक नॉर्मल प्रायोरिटी देता है। मान लो मिनिमम प्रायोरिटी 1 है और मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 है, तो 1 to 10 के बीच में 5 जो है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रायोरिटी है। तो हर एक थ्रेड को नॉर्मल प्रायोरिटी मिलती है। पर आप चाहते हैं किसी थ्रेड को आप ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो आप उसकी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। आपकी उसकी प्रायोरिटी 8, 9, 10 या 4 थी, आप चाहते हैं कम कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सेट प्रायोरिटी में क्या होगा, आप किसी थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब शेड्यूलिंग होती है तो वो हाई प्रायोरिटी थ्रेड को आपका जो जेवीएम है पहले असाइन करता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे भी डिपेंड करता है उसने ये की है। पर मोस्ट जेवीएम में ये होता है, मोस्टली तो ये होता है कि आपका हाई प्रायोरिटी का थ्रेड सबसे पहले ही रन होगा, ठीक है ना। तो आप प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। आप प्रायोरिटी की रेंज हो सकती है 1 से लेकर 10 के बीच में, आप कहीं कहीं हो सकता है 1 to 5 भी हो, ठीक है। बट मोस्टली मोस्ट जेवीएम में 1 से 10 होती है, मिनिमम 1, मैक्सिमम 10, और जो नॉर्मल है वो 5 है, ठीक है। तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं।
तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, पब्लिक फाइनल इंट गेट प्रायोरिटी, मतलब इसको आप कॉल करेंगे तो आपको इंट टाइप का कोई नंबर मिलेगा, क्योंकि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है सेट प्रायोरिटी की। जो गेट तो मैंने देख लिया, सेट मतलब अपन को सेट करना है, तो सेट करते वक्त आप क्या करेंगे, आप कोई ना कोई प्रायोरिटी का नंबर देंगे, ठीक है। तो सेट प्रायोरिटी में क्या होगा, पैरामीटर हम देंगे एक, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, पब्लिक फाइनल वॉइड, वॉइड मतलब रिटर्न कुछ नहीं होना है, सेट प्रायोरिटी में अपन ने क्या दिया, पैरामीटर में एक प्रायोरिटी दे दी अपन ने, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का रहेगा वो नंबर, ठीक है। तो जो न्यू प्रायोरिटी है ये क्या है, नंबर है जो कि इस थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट करेगा, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये चेंज करेगा आपकी थ्रेड की प्रायोरिटी को। चेंज करना है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उसको पहले से मिली होगी प्रायोरिटी, ठीक है। मान लो 5 मिली तो अपन उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि आप नहीं कर रहे तो भी जेवीएम तो उसको प्रायोरिटी दे ही रहा है, ठीक है। तो आप उसको चेंज कर रहे होते हैं। अब ये भी अपन सेट करेंगे तो हो सकता है कुछ एरर आए, तो हमको पहले से एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी नहीं पड़ती, तो ये वाले एक्सेप्शन थ्रो हो सकते हैं, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है ना। इफ द प्रायोरिटी इज नॉट इन द रेंज, मान लो कि मिनिमम प्रायोरिटी और मैक्सिमम प्रायोरिटी के बाहर की आप कोई रेंज की दे रहे हैं, जैसे कि 1 to 10 आपकी प्रायोरिटी हो सकती है और आप दे रहे हैं 11, तो नहीं होगी ना, तो वो क्या होगा, एक प्रकार से एरर है। तो इस तरह से आपको एक एक्सेप्शन मिल जाएगा, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। या कोई थ्रेड ऐसा जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते और आप उसकी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी एक्सेप्शन आएगा। तो ये एक्सेप्शन भी आप देखते चलिए, ठीक है। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप देख चलिए, कभी आपने दोबारा पढ़ा तो आपको कम से कम ये नाम याद रहे, हाँ वहाँ पे प्रायोरिटी में भी आया हुआ था ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास एक और मेथड जो कि है ज्वाइन मेथड, ठीक है। तो ज्वाइन मेथड जो है आपकी, ये तब काम आती है जब मल्टीपल थ्रेड्स हैं और आप चाह रहे हैं कि आप किसी दूसरे थ्रेड को बोल रहे हैं कि आप पहले एग्जीक्यूट हो जाओ उसके बाद मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, मतलब किसी दूसरे को बोल रहा है कि वो पहले थ्रेड रन हो और जब वो खत्म हो जाए उसके बाद मैं हूं, है ना। यानी कि ये जो चीज है ये दूसरे का वेट करने के लिए है कि जब तक वो दूसरा थ्रेड खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, डेड नहीं होगा, तब तक मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, उसके बाद ही ज्वाइन करूंगा। ये इस तरह की चीज है, ठीक है। तो वेट एंड ज्वाइन जो है आपके सिंक्रोनाइजेशन में भी काम आएंगे, ठीक है। जब आप क्रिटिकल सेक्शन में जाते हैं तब भी ये काम आ सकता है, ठीक है। वेट करने को भी बोल सकते हैं, तो ये चीजें हैं। इट वेट्स फॉर दिस थ्रेड टू बी डाई, जिस पे कॉल होगा, मान लो मैंने किया टी डॉट ज्वाइन, यदि मैं मेन मेथड में चल रहा हूँ, मेन थ्रेड में चल रहा हूँ, मैंने उसके अंदर लिखा हुआ टी डॉट ज्वाइन, एक थ्रेड का नाम टी है, तो इसका मतलब है कि जब तक टी टर्मिनेट नहीं हो रहा है तब तक मेन थ्रेड जो है वो वेट करता रहेगा, वेट स्टेट में रहेगा, ठीक है। कब तक, जब तक कि वो डेड ना हो जाए। इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लो वो किसी वेटिंग स्टेप चला गया, आपका काम ही नहीं हो रहा है, वो टी जो थ्रेड है वो डेड भी नहीं हो रहा और वो रन भी नहीं हो रहा है। अपन तो ये सोच रहे हैं कि वो रन हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए, बट वो हुआ क्या, रन नहीं होके वो वेट में चला गया। तो टी दूसरे के लिए वेट कर रहा है, अपन उसके लिए वेट करता है। अपन क्या करेंगे फिर, एक और चीज है कि अपन उसमें टाइम दे सकते हैं। ज्वाइन में अपन पैरामीटर के अंदर अपन टाइम दे सकते हैं, मान लो कि मैं 100 मिली सेकेंड के लिए वेट करूंगा, ये या तो खत्म हो जाए, ये 100 मिली सेकेंड जो पहले हो जाए तब तक मैं वेट करूंगा, ठीक है, ताकि इनडेफिनेट वेट ना हो जाए, ठीक है ना। तो अपन इसमें ये भी कर सकते हैं कि ज्वाइन के बाद अपन ने क्या दे दिया, एक टाइम दे दिया। टाइम किस में दिया अपन ने, मिली सेकेंड में दे दिया। जो लॉन्ग क्या आपका टाइप हो गया, मिली सेकेंड में कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो उतने मिली सेकेंड तक अपन वेट करेंगे। उतने सेकंड में यदि आपका जो थ्रेड है जिस पे अपन ने ज्वाइन किया हुआ है, कि भाई वो थ्रेड या तो एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाए या तो वो टाइम पहले हो जाए, ऐसा ना हो कि इंडेफिनिट टाइम तक हो जाए, है ना। कि मान लो 5 मिनट की अपन ने वेट कराना है, तो 5 मिनट का अपन ने टाइम दिया उसको, और तब तक भी यदि थ्रेड वो जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, तब फिर ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अब देखो, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली रनिंग स्टेट में पहुंच जाएं, क्योंकि वहां जाना तो जेवीएम के हाथ में है। आप अपने आप को वेट स्टेट में रखे हुए थे तब तक जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। तो वेट स्टेट से आप कहाँ आ सकते हैं, रनेबल स्टेट में आ सकते हैं। आप रनेबल के बाद रनिंग में डाल लें तो फिर जेवीएम के हाथों में, आपको तुरंत दे सकता है वो जेवीएम रनिंग स्टेट में, या कुछ समय बाद दे सकता है। यानी कि रनिंग स्टेट में आप लिखते हैं ना अपने आप को कि भाई मैं रनिंग में हूं, तो कोई थ्रेड को मिल जाए सीपीयू, तब तक मैं वेट कर लेता हूं, तो आप रनिंग से वेट में तो पहुंच जाओगे अपने आप से। बट वेट से आप डायरेक्ट रनिंग पे नहीं आओगे, फिर वेट से किस पे आओगे, आप रनेबल पे ही आओगे। फिर रनेबल के बाद डिसाइड होगा कि आपको ज्वाइन या आपको रनिंग में कब मिलेगा जाने को, ठीक है। तो ये दोनों ज्वाइन एक ही, बस उसमें क्या है, कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है ना, कोई पैरामीटर नहीं है। इसमें क्या है, एक पैरामीटर है जो बता रहा है कि आप कितने समय तक वेट करोगे, ठीक है।
तो इट वेट्स एट मोस्ट इतने मिली सेकेंड जो आपने दिया हुआ है, ठीक है, फॉर दिस थ्रेड टू डाई, जिस पे आपने ज्वाइन कॉल किया है, उस थ्रेड को डाई करने के लिए आप इतने सेकंड तक वेट करोगे, या तो इतने में वो डेड हो जाए तो मुझे मिल जाए रनेबल स्टेट, या वो समय खत्म हो जाए तो मुझे रनेबल स्टेट मिल जाए। इसमें भी देखो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, यदि आपने जो वैल्यू दी है नेगेटिव दे दी है आपने, है ना, तो नेगेटिव देना गलत बात है ना, तो आपको एक्सेप्शन मिल सकता है, या ये वाला एक्सेप्शन मिल सकता है इंटरप्रेट एक्सेप्शन, कि इफ एनी थ्रेड हैज इंटरप्टेड द करंट थ्रेड, द इंटरप्रेट स्टेटस ऑफ द करंट थ्रेड इज क्लियर्ड व्हेन दिस एक्सेप्शन इज शोन, ठीक है। फिर एक और है नेक्स्ट मेथड हमारी स्लीप मेथड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अगेन स्लीप पे जा रहे हैं, यानी कि मान लो कि अपन कोई थ्रेड जो है रनिंग स्टेट में है, फिर वो गया कि वेट कर रहा है किसी दूसरे थ्रेड के लिए, काम एग्जीक्यूट, उसका काम खत्म हो जाए तब उसको रनिंग स्टेट में दोबारा जाना पड़े, यानी कि रनिंग स्टेट में कोई थ्रेड चल रहा है, ठीक है, और वो किसी चीज़ के लिए ब्लॉक हो गया है, वेट करने लगा, किस चीज़ के लिए, मान लो किसी रिसोर्स के लिए, जो रिसोर्स किसी और के पास में है। अब वो कब तक वेट करे, ऐसे करने से क्या, वो बार बार चेक करेगा, बार बार चेक करेगा कि ये काम अभी फिनिश हुआ उसका कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो बार बार चेक ना करे, इसलिए क्या करेगा, वो स्लीप कर देगा, और कुछ समय के लिए वो स्लीप हो जाएगा, यानी कि वेट नहीं करेगा, वेट करेगा बट कॉन्स्टेंटली चेक नहीं करेगा वो चीज को। कॉन्स्टेंटली चेक करने से क्या होगा, आप बार बार आओगे चेक करोगे तो उसमें क्या होगा, आपकी प्रोसेसिंग चलती रहेगी, तो वो ना करके आप एक टाइमर लगा दिया आपने, मान लो कुछ 100 मिली सेकेंड्स का, तो अब 100 मिली सेकेंड तक आप स्लीप हो, उसके बाद आप चेक करोगे आपको रिसोर्स मिला है या लॉक मिला है, जो भी जिस चीज का रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उस पर आप फिर चेक करोगे, यदि मिल गया तो आप एग्जीक्यूशन के लिए आगे चल सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो दोबारा स्लीप कॉल कर सकते हो किसी और टाइम के लिए। तो स्लीप भी वैसे ही है, ज्वाइन जैसा है, कि ज्वाइन में क्या होता है, आप खुद से दे रहे हैं कि आप कर लो, और स्लीप में क्या हो रहा है, अपन किसी चीज का वेट कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टली हर बार चेक ना करके अपन कुछ समय के लिए स्लीप कर जाते हैं, यानी कि स्लीप स्टेट चले जाते हैं। तो वेट में चले जाना, स्लीप में चले जाना, ब्लॉक चले जाना, ये सारी में जो मैंने एक स्टेट बताई थी कि रनिंग के बाद जो होती है स्टेट, वो सारी उसी स्टेट में हो रही है, वहां जाके आप स्लीप कर जाओ तो वहां पहुंच जाओगे। अब जैसे ही वहां से आप वेक होते हो, जागते हो या ज्वाइन होते हो, तो आप डायरेक्टली रनिंग में नहीं चले जाते, कभी भी आपको कहाँ जाना होता है, रनेबल स्टेट में जाना होता है, जो मैंने आपको बताया हुआ लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है, वो ये वो ज्वाइन वेट स्लीप ये उसी के लिए काम की है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इट कॉज द करेंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड टू स्लीप टेम्परेली सीज एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिली सेकेंड सब्जेक्ट टू द प्रोसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ सिस्टम टाइमर, यानी कि टेम्परेली सीज एग्जीक्यूशन, कुछ समय के लिए आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट रोक दो, एग्जीक्यूशन रोको, मतलब ऐसा नहीं कि आप बार बार चेक कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आप टेम्परेली उसको रोकते हैं, कितने समय के लिए, ये जो आपने पैरामीटर पास किया उतने मिली सेकेंड के लिए, ठीक है। इसका सिंटेक्स वही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्लीप, अपने लॉन्ग मिली सेकेंड में टाइम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके पैरामीटर यही है, ये भी वही इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, यदि आपने जो टाइम दिया है मिली सेकेंड जो दिया है वो कैसा नेगेटिव दे दिया है, तो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है या इंटरप्रेट एक्सेप्शन आ सकता है। तो ये हमारी आज की मेथड्स थी। तो हमने क्या देखा आज की, थ्रेड क्लास जो है कुछ कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है टू क्रिएट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ थ्रेड, ताकि आपका थ्रेड क्रिएट हो सके, रन हो सके, आप उस थ्रेड की आईडी सेट कर सकते हैं, नेम सेट कर सकते हैं, आप उस थ्रेड की आईडी और नेम को पता कर सकते हैं, आप किसी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, आप किसी को स्लीप पे भेज सकते हैं और किसी के लिए आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल सकती हैं। और स्लीप में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि आप खुद स्लीप हो सकते हो, आप किसी दूसरे को स्लीप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आप किसी और का वेट कर सकते हो, आप पर किसी और को वेट नहीं करा सकते हो, कि मैंने बोला कि चलो किसी और को कि T2 डॉट स्लीप, अपन का नाम T1, अपन T2 डॉट स्लीप करते, तो ऐसा नहीं होगा, आप किसी दूसरे को स्लीप नहीं करा सकते, आप खुद स्लीप हो सकते हो, आप खुद वेट कर सकते हो कि दूसरा खत्म हो जाए। ऐसी ज्वाइन जो है वो अपन दूसरे पे ज्वाइन कर सकते हैं कि भाई T2 डॉट ज्वाइन, इसका मतलब जब T2 खत्म हो जाएगा तो मैं जाऊंगा, मतलब आप खुद वेट कर सकते हो। तो ज्वाइन में भी आप वेट ही कर रहे होते हैं दूसरे के खत्म होने का, और स्लीप में भी आप वेट कर सकते हैं ताकि आपको कुछ रिसोर्स मिल जाए। तो स्लीप और ज्वाइन जो है दोनों चीजें जो है वेट करने के लिए काम आती है। बट स्लीप में क्या है, आप खुद को स्लीप करते हैं, और ज्वाइन में क्या है, आप दूसरे को ज्वाइन करते हैं कि वो खत्म हो जाएगा तब मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज का असाइनमेंट है आपको कि आपको कुछ और मेथड्स पढ़नी है जो कि थ्रेड ने इनहेरिट की हैं ऑब्जेक्ट क्लास से या इम्प्लीमेंट की रनेबल से, तो आप ये पढ़ के आइए।
और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसको हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपको जो आज के एक्सेप्शन है वो समझ आ जाए, और आगे के टॉपिक्स में भी यदि एक्सेप्शन आते तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा रेफरेंस है या जो सजेस्टेड रीडिंग्स है वो ये है। ये बुक हमारी वही सेम है। ये मेरे यूट्यूब की लिंक है प्लेलिस्ट की, जावा प्रोग्रामिंग की, और ये एक वेब पेज है जहाँ से मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।